Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जनरल फार्मूला सीखेंगे और उसे अप्लाई करना सीखेंगे और नेक्स्ट फिर लॉ ऑफ एडिशन सीखेंगे और लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करना सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी पे एक वीडियो और बना चुका हूँ। वैसे तो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, रैंक को रिलेशन तक एंड देन रिग्रेशन। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हम क्यों पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं। तो ये सब मैं बेसिक्स सारे इससे पहले की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आप आगे की चीज़ें देख रहे हो या आगे की वीडियो देख रहे हो तो पीछे की चीज़ें भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आप क्वेश्चंस को या फिर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स यूज़ होंगी जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम आगे उसको ईजिली समझना चाहते हैं, वरना आपको टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को। आप बार बार वर्ड्स को लेके कंफ्यूज हो जाओगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, उसका मीनिंग एक्चुअल में डीप में मीनिंग क्या होता है, वो सब आपको फिर नहीं समझ आएगा। तो आप इसलिए पहले की वीडियो ज़रूर देखा करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो जनरल फार्मूला होता है वो आप ऑलरेडी फेमिलियर भी हो उससे, और प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है वो भी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। मतलब कि किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं उसकी डिग्री को मेजर करते हैं कि उसके होने के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। मीन्स मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो 0 का मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो जो जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो इम्पॉसिबल है उस चीज़ का होना। और 1 का मतलब है कि वो 100% होगा, है ना। 1 का मतलब ये होता है कि वो 100% होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन में आंसर इसके बाहर लाई करता है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब आपने गलत करा है। 0 indicates impossibility and 1 indicates certainty that event will certainly happen, means surely that event will happen। इसका मतलब है 1। प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का बनाने का मतलब है वो श्योरली होगा ही होगा। देन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, सबसे पहले तो आपके पास सैम्पल एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास सैम्पल स्पेस होता है और सैम्पल स्पेस के बाद इवेंट होता है। ये भी मैं अपनी सारी ये कॉन्सेप्ट पिछले की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि ये क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट। अब आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ई के अंदर होंगे कुछ आउटकम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डाई थ्रो करा, डाई पे ऊपर नंबर होते हैं। अगर मान लें मैंने ई को डिफाइन करा कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6। तो इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं? 3। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ई निकालना चाहते हो तो उसमें क्या लिखा है? फॉर एन इवेंट ई इन अ सैंपल स्पेस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब वो जो आउटकम्स है सबसे पहले तो इक्वली लाइकली होने चाहिए। तो आपने जब डाई थ्रो करा उसमें क्या क्या नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6 1/6। हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो उसमें लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल यहाँ पे क्या होगा? आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे थे, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास इवेंट ई में कुछ आउटकम्स हैं। आउटकम्स क्या है? 2 4 6। तो वो आपके लिए फेवरेबल आउटकम हो गए, क्योंकि आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो और फेवरेबल वही होंगे जो उस सेट के अंदर आउटकम्स है। तो इस सेट के अंदर आउटकम्स है 2 4 6। तो फेवरेबल कितने हो गए? इनको काउंट करेंगे तो क्या ये टोटल हो गया 3। और उसके नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जब आप एक डाई थ्रो करते हो तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं टोटल। मतलब 1 2 3 4 इनको काउंट कर लो तो 6 होते हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला इस तरह से बनता है। हम जो फेवरेबल बोलते हैं, फेवरेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उस इवेंट में देखो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, उनको काउंट करो। वो काउंट करके जो भी नंबर बनेगा उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे। जैसे कि 3 बना तो हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब नंबर हम काउंट कर रहे हैं उसे। और नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो उनको पॉसिबल आउटकम्स को आप काउंट कर ही सकते हो। जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपके पास सैम्पल स्पेस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करा है तो उसका सैम्पल स्पेस ये है, तो इसमें कितने आउटकम्स हैं। तो ये जैसे कि एक इस पे एग्जांपल देख लो कि तो अगर आपने एक डाई रोल करा, 6 साइडेड डाई, तो पॉसिबल आउटकम 1 to 6। अगर आप
का इवेंट ई क्या है, इवेंट ई इन्होंने डिफाइन करा है कि रोलिंग अ 4, मतलब डाई के ऊपर 4 आना, ये एक इवेंट आपने डिफाइन करा है। तो अब आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। अब इवेंट ई में कितने आउटकम्स हैं, ओनली 1, एक ही तो आउटकम है इसमें 4, क्योंकि आप चाहते हो कि 4 आए, तो 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6। फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल 6 है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी चीज किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, अब वो एक्चुअल में किसी दूसरे इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो हम इस तरह से भी करते हैं, या फिर इस तरह से समझ लो उसको, जैसे कि अगर आप ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, मतलब किसी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, बट आपको निकालनी किसकी है, आपको ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ई कॉम्प्लीमेंट निकालना आपके लिए मान लो टफ है, तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दोगे, मतलब कि जो वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करा दो, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। तो ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में ई कॉम्प्लीमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये बनता है। सो इफ प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई विल, if probability E is the probability that an event E will occur, then the probability that the event E will not occur is denoted as probability E complement E bar या E dash। तो E complement को आप 3 तरह से डिनोट करते हो, कॉम्प्लीमेंट लगा के, बार लगा के, या फिर डैश लगा के। तो उसका फॉर्मूला ये बहुत यूजफुल होता है कभी कभी जब आपको E कॉम्प्लीमेंट की डायरेक्टली नहीं पता होती, तो आप E की हेल्प से निकालते हो, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की अगर नहीं पता तो होने से भी आप पता कर सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 0.30, तो प्रोबेबिलिटी क्या है रेन होने की कल 0.30 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन क्या बन जाएगा, वो ई कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ई क्या डिफाइन करा आपने, रेन टुमारो, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है। अब ई कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली विल नॉट रेन टुमारो, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस 0.30 जो बन गया 0.70, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी के बेसिक एक्सियम्स ये भी होते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0-1 के बीच लाई करती है, और जो आपका सर्टेन श्योर इवेंट है, मतलब अगर आपने एक डाई थ्रो करा, डाई थ्रो करने के बाद अगर मैं बोल रहा हूँ इवेंट अ नंबर लेस देन 7, या फिर नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो वो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, और अब आप डाई जब फेंकते हो तो उसमें हमेशा इसी में से कोई नंबर आएगा, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो हमेशा 1 होगी, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, ये 101% होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो 0 होगी अगर आपका कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब कि अगर मैं डाई की ही बात करूँ, अ नंबर ग्रेटर देन 10, अगर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, वो हमेशा 0 ही रहेगा, कभी ऐसा नंबर आएगा ही नहीं। जो आपका स्टैंडर्ड आई होता है वो हमेशा 1 to 6 ही होता है उस पर। तो ये उसके बेसिक एग्जाम्स हैं, और भी होते हैं वैसे तो एग्जाम्स, वो हम आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वीडियो में ऐड करते चले जाएंगे, ताकि आपको ईजिली क्वेश्चंस हो जाए, आपके सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सो अब हम जनरल फॉर्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको जनरल फॉर्मूला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A 6-sided die is rolled, what is the probability of rolling an even number? तो ऑब्वियसली आपको पता है अगर मैं इवेंट ई है जिसमें इवन नंबर आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल जो ई के अंदर आउटकम्स है, ई के अंदर आउटकम क्या क्या है, 2 4 6, तो टोटल कितने हैं, 3/6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 इज इक्वल टू 1/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 9 डिस्क ऑफ विच 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। ओके,
The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. तो फर्स्ट निकालना है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हम उसको आर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो टोटल फेवरेबल अब आपके पास कितने बने. आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल है और आप रेड बॉल लाने की ही प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस बैग में से. अगर आपके पास रेड कितनी है 4, तो फेवरेबल 4 हो गए. यहाँ पे आपको काउंट करने होते हैं कि आपके पास इवेंट जो है रेड निकालने का क्या एक इवेंट है जिसके अंदर कितने आउटकम्स है. टोटल 4 और टोटल कितने हैं. टोटल है आपके पास 7 to 9. तो ये आ गया 4/9. इस तरह से इजीली हो जाएगा. अब नेक्स्ट में येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. तो येलो कितने हैं आपके पास. टोटल येलो है आपके पास 2, तो 2/9. टोटल फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल तो 9 हमेशा रहेगा ही रहेगा. सो थर्ड में पूछ रहा है ब्लू के कितने हैं 3/9. देन क्या पूछ रहा है नॉट ब्लू. ठीक है, नॉट ब्लू. तो नॉट ब्लू को आप कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते हो. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू भी करके निकाल सकते हो उसको. तो 1 माइनस ब्लू क्या है 3/9 है, वो हमने अभी निकाला हुआ है. इस तरह से आ जाएगा इसका 6/9. सो नेक्स्ट आइदर रेड और येलो. तो रेड और येलो. तो और जो है ना मैं आपको और भी आगे डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि और किस लिए यूज़ होता है, और के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं. बट अभी फ़िलहाल और का मतलब आप ये समझ लो कि आप एक डिस्क ड्रॉ कर रहे हो, बैग में से निकाल रहे हो, या तो वो रेड आ जाए या येलो आ जाए. ये आपका फेवरेबल है, मतलब आप रेड या येलो आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो. कोई सा भी एक कलर आ जाए आपका, वो फेवरेबल है. तो रेड कितने हैं 4 और येलो कितने हैं 2. तो फेवरेबल हो गए 4 + 2 और डिवाइड बाई 9. तो ये हो गया 6/9. तो ये इस तरह से आपकी ये सारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगी. बहुत सिंपल है. इसमें आपको जो जनरल फॉर्मूला हमने वही अप्लाई करा है, कुछ भी अलग से कुछ अप्लाई नहीं करा है इसमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, so calculate the probability that the card will be a diamond. So आपको कार्ड के बारे में अच्छे से पता ही होना चाहिए. अगर आप को प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें आपके पास 13 जो है वो डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं. मतलब कि एक होता जाता है आपका डायमंड, एक हो जाता है हार्ट, देन क्लब एंड स्पेड. तो जो डायमंड और हार्ट होते हैं वो होते हैं आपके रेड कलर के, और जो आपके क्लब और स्पेड होते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक कलर के. ठीक है, और टोटल हर एक उसमें 13 होते हैं. मतलब डायमंड भी 13 है, डायमंड रेड कलर का होता है, हार्ट भी 13 है, वो भी रेड कलर का होता है. तो जिसमें आपके अब 1 to 10 तो काउंटिंग वाले होते हैं सारे, जिसपे काउंटिंग लिखी होती है. उसके बाद आपके पास आता है एक कार्ड जैक, देन क्वीन, देन किंग. और 1 को कभी कभी एस भी बोल देते हैं. जो आपका 1 है उसको एस भी बोल देते हैं. तो इस तरह से होते हैं आपके सारे कार्ड्स. आई होप इसी में सारा क्लियर हो गया होगा आपको. तो अब वो डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछा है. तो डायमंड कितने हैं हमारे पास. डायमंड हमारे पास क्लियरली 13 है. तो 13 बाई कितने हैं टोटल 52. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ जाएगी. देन सेकंड पूछ रहा है वो नॉट एन एस. तो सबसे पहले इसको नॉट कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं हम, तो एस को ए से बोल देते हैं. तो नॉट एन एस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है वो. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल दूँ अगर मैं, तो एस आपको पता है कितने होंगे. देखो हर एक 13 वाले जो पैकेट है, एक तरह से एक पैकेट मान लो उसको, तो हर एक 13 वाले पैकेट में एक एस होगा ही होगा. एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक आपका स्पेड का. तो टोटल एस कितने हो गए 4. तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52. तो ये आपकी आ गई एस ना आने की प्रोबेबिलिटी. तो ये बन जाएगा 52 माइनस 4, दैट इज 48/52. देन थर्ड वन, अ ब्लैक कार्ड दैट इज अ क्लब और अ स्पेड. ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था. तो ब्लैक कार्ड आपको पता है कितने होते हैं 13 स्पेड और क्लब को मिला के, तो 26 होते हैं वो. तो आपके फेवरेबल हो गए 26. तो और टोटल कितने 52, तो 1/2 हो गया. देन नॉट अ डायमंड. अब आप आई थिंक निकाल ही सकते हो. तो डी फॉर डायमंड कर दो. तो आपको कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो डायमंड तो कम ही होते हैं ना, तो डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी आपके पास. जितनी डायमंड की आ रही है डायमंड की प्रोबेबिलिटी कम आएगी, लेकिन डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कर देंगे इसको हम निकालने के लिए.
तो 1 माइनस, अब डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13/52 होते हैं, तो ये हो जाएगा 39/52 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/4। नेक्स्ट, नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो नॉट अ ब्लैक का मतलब है ऑब्वियसली रेड होगा वो, तो आप उसको नॉट अ ब्लैक से कर लो या फिर रेड से कर लो। तो नॉट अ ब्लैक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हो आप पूरा। तो 1 माइनस ब्लैक आने की कितनी होती है, 26/52। इस तरह से भी कर सकते थे, या अब नॉट अ ब्लैक का मतलब है रेड, वो भी 26/52 ही होगी। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। So next, a card is drawn from a standard deck of 52 cards. What is the probability of drawing either a king or a queen? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन निकालना है आपने, या तो किंग हो या क्वीन हो। तो मैंने आपको बताया था अभी, हर एक जो डायमंड है, हार्ट है, क्लब है और स्पेड है, हर एक में किंग होगा एक एक, ठीक है, और हर एक में एक एक क्वीन भी होगी। तो हर एक में एक एक किंग है और क्वीन है, तो टोटल किंग 4 होंगे और क्वीन भी आपकी 4 होंगी, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8/52। ठीक है, तो आपको कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छे से, तो आप कार्ड्स वाले क्वेश्चन तभी अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके पास कार्ड आपने कभी नहीं खेले हैं तो आपको फिर भी उसके कार्ड्स के नाम क्या होते हैं, कलर क्या होते हैं, उसको बोलते क्या हैं, किंग जैक क्वीन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इसमें आपके पास कार्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे डाई होता है, डाई या कॉइन में तो ज़्यादा आउटपुट नहीं होते, 6 कॉइन में 2 आउटपुट होते हैं और आपके डाई में जो है 6 आउटपुट होते हैं, लेकिन कार्ड में 52 होते हैं, तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम ऑन द डिस्क डाइस इज नोटेड। ओके, 2 डाई फेंके गए हैं, उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है उनको नोट किया गया है। सो लेट इज कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो पहला ए इवेंट है, द सम इज इवन, मतलब 2 डाई आपको रोल कराए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है वो नंबर को सम करा जा रहा है। तो आपके पास कितने होते हैं आउटपुट, अगर आप 2 डाई फेंकते हो तो 36 आउटपुट आते हैं, क्योंकि देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, 1 2 1 3 और आप जाओगे 1 6 तक, तो 6 तो ये होगा, इसी तरह 2 1 2 2 एंड 2 6 तक जाओगे फिर आप, और इसी तरह करते 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 आप 6 1 6 2 और 6 6। तो ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स बन गई है 6/6 की मैट्रिक्स। तो 6/6 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 36 होते हैं, पता ही लग गया आपको। तो इसमें मैट्रिसेस भी यूज़ हो गए आपकी, और ये एक्चुअल में रो है, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट फिक्स है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और कॉलम वेरी कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6, ये कॉलम वेरी कर रहा है, तो आप उसको मैट्रिसेस से भी कन्वर्ट करके भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। सो अब ये बोल रहा है ए इवेंट क्या है, मतलब हम इसको ना, ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि इवेंट बनाने हैं आपने, द सम इज इवन। तो इवेंट ए में क्या क्या आएगा आप बताओ फिर, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना मैं सिखा दूंगा। मतलब 2 डाई फेंके, दोनों डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका सम करा, अब वो बोला सम इवन आना चाहिए। तो इवन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि जब 2 डाई आप फेंक रहे हो तो सम कितना जा सकता है, मिनिमम सम कितना जा सकता है, मिनिमम सम जा सकता है 2, क्योंकि मिनिमम नंबर 1 1 आ सकता है दोनों डाई के ऊपर, दोनों डाई पे अगर 1 1 आएगा तभी मिनिमम 2 जाएगा, फिर 1 2 आ जाए तो 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर दोनों पे 6 6 आ जाए तो मैक्सिमम सम 12 जा सकता है। अब इवन ए के लिए हम क्या बोल रहा है कि सम इवन होना चाहिए, तो सम इवन का मतलब है सम जो है वो या तो 2 हो, 4 हो, 6 8 10 एंड 12, यही हो सकता है। अब आप इस इवेंट को बनाओ, 2 कब, सम 2 कब होगा, जब 1 1 आएगा दोनों डाई के ऊपर, इसके अलावा 2 कभी आ सकता है नहीं। अब 4 कब आ सकता है, 4 आ सकता है आपको 1 3 या फिर 3 1 या फिर 2 2, इसके अलावा तो 4 कभी नहीं आ सकता। देन इस तरह 6 का बनाओ, 6 के लिए कब कब होगा, तो 1 से स्टार्ट करो हमेशा, 1 5, देन इसका अपोजिट क्या होगा 5 1, देन 2 से स्टार्ट करो, 2 4,
उसका अपोजिट कर लो, उसका रिवर्स कर लो, मतलब 4 2। देन नेक्स्ट उसको अलग कर देते हैं हम। तो 4 2 के बाद आप जाओगे 3 पे, आपको 6 बनाना है तो 3 3 ऑब्वियसली। अब 3 3 का रिवर्स करोगे वो तब भी 3 3 रहेगा। अब आपका 6 हो गया। अब 8 कैसे बन सकता है? तो 8 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 7, और 7 होता नहीं तो हम 7 को नहीं लिख सकते, तो 2 से स्टार्ट करेंगे फिर हम। 2 6 6 2। देन 3 से करो, 3 5 5 3 एंड 4 4। 8 ऐसे ही बन सकता है। उसके बाद 10 10 कैसे बन सकता है? 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते। 2 और 8 10 होता है, वो भी नहीं कर सकते। 3 और 7 10 होता है, वो भी नहीं कर सकते। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 6 एंड 6 4 एंड 5 5। 10 ऐसे ही बन सकता है, और 12 हमेशा 6 6 से ही बनेगा। तो ए में कितने इवेंट आ गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इवेंट आ गए आपके। तो आपकी जो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहूँ, मतलब 2 डाई फेंकने के बाद उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों को सम करूँ और सम हमेशा इवन बने, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 18/36, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है और फेवरेबल 18 है। क्योंकि आप ए के अंदर ये जितने भी आपके ये आउटकम्स आ रहे हैं इन सबका आप सम किसी को भी उठा के सम करोगे तो इवन नंबर ही आएगा, तो वो 18 बन रहे हैं आपके, तो 1/2 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। देन बी पार्ट में बोला सम इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो सम मल्टीपल ऑफ 3 कब बन सकता है आप सोचो। सबसे पहले तो 3 3 6 9 एंड 12 ये बन सकता है। तो अब आपको 3 बनाना है, मतलब सम 3 कब बन सकता है? तो 1 2 पे बन सकता है, 2 1 पे बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा 3। देन 6 कब बन सकता है? 1 5 पे बन सकता है, 5 1 2 4 एंड 4 2 3 3। इसके अलावा आपका 6 नहीं बन सकता। देन 9 9 कब कब बन सकता है? 1 8 नहीं जा सकते, 2 7 नहीं जा सकते, 3 एंड 6 3 और 6 पे जा सकते हो आप, 3 6 एंड 6 3। देन 4 4 5 एंड 5 4। इसके अलावा 9 नहीं बन सकता। अगर आप 5 लो 6 लो और हमने ले लिया। अब 12 12 का हमेशा 6 6 से ही बनता है। तो आपके पास कितने हो गए यहाँ पे फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना का चाहते हो कि आपके डाई के ऊपर का जो सम है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 बने, तो वो कब बनेगा? 12/36। इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी 1/3, क्योंकि फेवरेबल आपके 12 है यहाँ पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ आपका सम आपको बनाना पड़ेगा खुद से कि सम क्या पूछ रहा है वो। तो सम इज लेस देन 4, तो सी पार्ट में बोल रहा है सम जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो मतलब क्या क्या हो सकता है? 1 2 और 3 ही हो सकता है। तो सी में क्या क्या इवेंट आएंगे? 1 सम आपको 1 2 और 3 बनाना है, तो 1 1 बन सकता है। सम 1 तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। 2 कब 2 बना लिया, 3 3 बनाने के लिए 1 2 एंड 2 1, तो आपके पास टोटल 3 ही रहेंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी आ जाएगी? 3/36, क्योंकि आपके फेवरेबल कितने हैं? 3 1/12। सो लास्ट क्या है आपके पास? डी। डी पूछा जा रहा है द सम इज ग्रेटर देन 11, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 11 तो 12 ही होगा। तो सम इज ग्रेटर देन 11, तो उसका मतलब आपको सम 12 चाहिए। तो सम डी में अंदर कौन कौन से आउटकम आएंगे? 6,6 ये आएंगे, बस एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ जाएगा इस केस में? 1/36, ये आपका आंसर होगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी मतलब आपकी, क्योंकि एक ही है इसमें आउटकम। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम सम को देख देख के बना रहे हैं अपने आउटकम्स। उसके बाद वो पूछ रहा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता था आपको, अगर मैं आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप देखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर E1 और E2 दो इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं वो एक साथ अकर नहीं कर सकते। तो उसको सिंपल बोलने के लिए आप ये भी बोल सकते हो उनका इंटरसेक्शन ना हमेशा एम्प्टी होगा। तो 2 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी।
ठीक है, तो आप इसमें देखो सारे इवेंट्स को देखना। ये आपको मैं टास्क देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी देखना क्या इनमें कुछ कॉमन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी देखना, ए इंटरसेक्शन डी देखना। उसके बाद आप बी से स्टार्ट करो, बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी। अब बी के बाद सी से स्टार्ट करो, सी इंटरसेक्शन डी। तो ये आपके सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। अगर आप ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या बी एंड ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये चीज़ें सेम ही है, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। इसमें मतलब हाँ ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो या बी और ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो, एक ही बात है। तो आपको चेक करने का ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट है या वो एम्प्टी है। तो देखो ए में क्या है, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है इसमें जो कॉमन एलिमेंट है। अगर आप देखो फर्स्ट वाले में इवन देखा था और सेकंड वाले में हमने मल्टीपल ऑफ 3 देखा था, तो 6 जो है वो इवन भी और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो 6 5 1 और 5 1 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है। मतलब कि इनमें एक आउटकम ऐसा है जो कॉमन है। अगर एक भी आउटकम ऐसा होगा जो कॉमन होगा तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर नॉन एम्प्टी हो गया तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक, शॉर्ट में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम एम से बोल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी देखना, फिर इंटरसेक्शन डी देखना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, चलो आंसर ये भी नॉन एम्प्टी होगा। आप खुद से सोचना कि ये नॉन एम्प्टी कैसे आ रहा है। ये भी नॉन एम्प्टी होगा, बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी होगा, एंड बी इंटरसेक्शन डी भी नॉन एम्प्टी होगा, और सी इंटरसेक्शन डी जो है वो एम्प्टी होगा। तो आप सी और डी को देख लो क्या है। तो एक बार सी में क्या क्या आ रहा था, देखो सी में 1 1 1 2 2 1 आ रहा है, और डी में क्या आ रहा है, डी में सिर्फ 6 6 आ रहा है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करा। अपना सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाया। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस आपके माइंड में क्लियर नहीं है ना, जैसे कि ये चीज़ है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो बोला 2 डाइज आर थ्रोन, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जैसे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके बाद आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो सैम्पल स्पेस आपके माइंड में क्लियर होना ही चाहिए कि वो है क्या। उसके बाद ही आप कोई इवेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जब इवेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तभी निकाल सकते हो। तो ये 4 स्टेप्स हैं, आपको ये क्लियर होने चाहिए अगर आप बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, या इवन कोई अगर आप हायर फार्मूला भी अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपको ये एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस क्लियर होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन। सो लॉ ऑफ एडिशन कुछ नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से ही रिलेटेड है। अगर कोई इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन जो है, 2 इवेंट है ए और बी, इवेंट ए है और इवेंट बी है, उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी का मतलब वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसका वेन डायग्राम बनाते हो तो आपके पास कोई इवेंट ए है, वो ये है, और कोई इवेंट बी है, वो इस साइड है, तो उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही होगा। ये चीज़ जो है वो कॉमन है, और इसको हम बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह के इवेंट होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा क्यों करा जा रहा है, इंटरसेक्शन बी को क्यों माइनस करा जा रहा है? क्योंकि जब आपने ए लिया तो उसमें ये पार्ट आया, और जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली तो उसमें ये पार्ट आया जो अब मैंने बनाया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये वाला पार्ट है वो ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए भी आया, और जब आपने बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी ये वाला पार्ट तब भी आया। तो ये पार्ट रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। जबकि ये तो कॉमन है, आप एक पार्ट की 2 बार प्रोबेबिलिटी क्यों निकालोगे? तो क्योंकि वो 2 बार आ रहा था, हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए। तो एक बार तो मान लो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आ गया, अब वो दूसरी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी आ रहा था, तो हमने क्या करा, जो वो दूसरी बार आ रहा था हमने प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो वो दूसरी बार जो रिपीटेशन थी वो कम हो गई अब। तो इसलिए हम इस तरह के केसेस में माइनस कर देते हैं। और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, वो दोनों बिल्कुल सेपरेट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो उसमें इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो तो वो पूरा ए गया है और पूरा बी गया है, उसमें कुछ कॉमन कोई रिपीटेशन हो ही नहीं रही है। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है ये। तो मैंने आपको बताया था कि और वर्ड जो है ना वो हमेशा यूनियन के लिए यूज़ होता है। मैं पीछे भी बात कर रहा था अभी के कि हम और वर्ड को कैसे डील करते हैं, वो हम यूनियन से डील करते हैं। ये किंग और क्वीन बोला जा रहा था, तो आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन। अब कोई ऐसा कार्ड होता है जो किंग भी हो और क्वीन भी हो? नहीं होता ऐसा कार्ड कोई भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन करके निकालोगे आप। उसमें इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे उसको, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। किंग आना और क्वीन आना ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आप इसमें यूनियन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है, और यूनियन का सिंबल होता है ये कब। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एंड। तो एंड के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे यूनियन हो वो इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं हम। सो इंटरसेक्शन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए, आगे हम बहुत बार यूज़ करेंगे। तो यूनियन के लिए ये आ गया और इंटरसेक्शन के लिए ये आ गया। अब इसी फॉर्मूले को आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 इवेंट के लिए, 4 इवेंट के लिए। तो देखो 3 इवेंट के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और सी करा और फिर इंटरसेक्शन माइनस करा और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता है। आप इसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो चाहो तो, कि ये वाली ऐड क्यों करी, क्योंकि जब हम ये तीनों माइनस कर रहे थे तो एक पार्ट होगा जो पूरा का पूरा माइनस हो चुका होगा। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ आपको वेन डायग्राम से, आपके पास एक इवेंट ये है, ठीक, एक इवेंट आपके पास ये है और आपके पास एक इवेंट है ये। तो इसमें जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट है ये, ठीक है। इसमें पर्पल भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, तो ये तीनों सर्कल में कॉमन है। तो जब अब आपको वो चीज़ तो याद ही होगी, अगर 2 आप सर्कल लेते थे उनमें इंटरसेक्शन आता था, वो रिपीट हो रहा होता था, उसको हम माइनस कर देते थे। तो हमने देखो इंटरसेक्शन वाला माइनस करा है हर बार, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हर बार माइनस करा है। लेकिन जब आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट हर बार माइनस कर रहे होगे ना, तो क्या होगा, उससे जो ये वाला कॉमन पार्ट है ना, जो मैंने येलो से हाईलाइट करा था, ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये 3 बार माइनस जब आपने इंटरसेक्शन करा होगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पार्ट भी निकल चुका होगा कम्प्लीटली, मतलब ये काउंट ही नहीं हुआ होगा जब आपने 3 बार इंटरसेक्शन को माइनस करा। तो इसलिए हमने ये जो सिर्फ बीच वाला पार्ट था इसको फिर से ऐड करा है, इसको हमने यहाँ पे ऐड करा है फिर से। तो इसलिए ये इस तरह से बनता है वेन डायग्राम। इसका ये रीज़न होता है इसके पीछे का कि हमने इसके तीनों का इंटरसेक्शन क्यों ऐड करा है। तो वो क्योंकि पार्ट जब आप ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर रहे थे, तो वो बीच वाला पार्ट कम्प्लीटली निकल गया था, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं हो पाई इसलिए। और अगर तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 3 होने का, अगर 3 इवेंट होते हैं तो उसका मतलब ये होता है आप तीनों के साथ उसकी कॉम्बिनेशन बनाओ। तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, एक ही बात है, तो ये हमेशा एम्प्टी होगा। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो, म्यूचुअली मतलब आपस में है। तो आपस में तीनों ए और बी के साथ, ए और सी के साथ और बी और सी के साथ। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी करोगे तो वो भी एम्प्टी आएगा। अगर तीनों ये एम्प्टी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका आपस में इंटरसेक्शन भी एम्प्टी ही आएगा, तो इसको फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एडिशन। सो हियर इज द क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, ओके, एंड 12 स्टूडेंट लाइक साइंस and 7 students like math and science both. So what is the probability that a student selected at random likes mathematics or science? तो mathematics और science, तो और के लिए मैंने बोला था यूनियन वर्ड यूज़ होगा, यूनियन का सिंबल यूज़ होगा। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ m
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और फिर होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। तो आपसे यूनियन की पूछी गई थी, तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं, और उसमें मैथ्स कितने पसंद करते हैं? 18, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/30। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम, मतलब कि फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल है आपके पास 18, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30, इसलिए मैंने 18/30 करा है। साइंस कितने पसंद करते हैं? 12, तो फेवरेबल 12 है और टोटल 30 है, तो 12/30 प्रोबेबिलिटी। और एम इंटरसेक्शन एस, तो फेवरेबल 7 है, एम इंटरसेक्शन एस का डेटा आपको यहाँ दे रखा है, और डिवाइड बाई 30। तो इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका LCM 30 आएगा, और ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 30 माइनस 7, तो 23 बन जाएगा। ओके, तो यही आपका आंसर होगा इसमें। तो इसमें फेवरेबल वाला भी जनरल फॉर्मूला भी यूज़ हो गया, और लॉ ऑफ एडिशन भी यूज़ हो गया। नेक्स्ट, सो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 लाइक क्रिकेट एंड 15 लाइक फुटबॉल, इफ़ नो स्टूडेंट लाइक बोथ। तो ऐसा है आपके पास डेटा कि क्रिकेट यूज़, इसको आप ऐसे मत करो, क्रिकेट को लाइक करने वाले 20 हैं और फुटबॉल को लाइक करने वाले 15 हैं, और क्रिकेट एंड फुटबॉल लाइक दोनों के दोनों लाइक करने वाले 0 हैं। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा आपके। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट और फुटबॉल। तो क्रिकेट और फुटबॉल बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्रिकेट यूनियन फुटबॉल। तो लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, क्योंकि सी इंटरसेक्शन एफ आपका एम्प्टी है, उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, 0 स्टूडेंट है उसमें। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बनेगा? 20 फेवरेबल है क्रिकेट को पसंद करने वाले, और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट 50, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल, तो फेवरेबल 15 डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट 50। तो ये हो गया आपका 35/50। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सो इन अ सर्वे 30 लाइक टी, 40 लाइक कॉफ़ी एंड 10% लाइक बोथ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लाइक टी और कॉफ़ी। तो आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बताने ज़रूरी है आपको। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लॉ ऑफ एडिशन कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस पे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरल फॉर्मूला और लॉ ऑफ एडिशन ये दोनों समझ आ गए होंगे, और जो मैंने वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ आ गया होगा। और आपको हमेशा इस बात पे जोर देना है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करो तो आप सबसे पहले उसका सैम्पल स्पेस अपने माइंड में ज़रूर रखो। अगर आपको अच्छे से पता है तो माइंड में रखो, और अगर नहीं पता है तो बना कर देखो उसको। जब बना लोगे तो इवेंट आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, और उसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी आप वो निकाल लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉ इंडिपेंडेंट क्या होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है वो हम देखेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।